2016 में जब जेएनयू में इस तरह के नारे लगे थे, तो मैं पहला पत्रकार था जिसने इसे एक बहुत बड़ी खबर बनाया था और कहा था कि जेएनयू में आज भारत विरोधी नारे लगे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि जो गोदी मीडिया शब्द है वो एक राजनीतिक गाली की तरह इस्तेमाल होता है? लेकिन मैं ये मानता हूँ कि असली गोदी मीडिया अभी नहीं है। राष्ट्रवाद का एक खतरा ये पैदा हो गया है कि जो सरकार के राइट में खड़े हैं वो देशभक्त हैं और जो सरकार के लेफ्ट में खड़े हैं वो देशद्रोही हैं। अभी आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो सरकारी है, तो सरकार में भी काम करने की एक लक्ष्मण रेखा होती है। तो मैं कैसे मानूं कि आप न्यूट्रल हैं या आप निष्पक्ष हैं? हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम सरकार किसी की भी हो, लोग हमको कुछ ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। देखिए, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक बड़े अखबार के संपादक हैं और सरकार आपको पसंद नहीं करती और सरकार नहीं चाहती कि आप रहें, तो आप नहीं रहेंगे। वैसे हम में और आप में एक बेसिक अंतर है। मैं जिस मीडिया से आता हूँ वहाँ पर हमारी खबरें बोलती हैं, हम नहीं बोलते हैं। और आप जिस मीडिया से आते हैं वहाँ पर एंकर बोलते हैं। तो आप मुझसे एंकर जैसी उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैं इनके बराबर में बैठा हूँ तो एक अलग तरह की गर्मी महसूस कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, आप ये सुनते रहे हैं कि आपने धुरंधर फिल्म अभी देखी है। सबसे महंगा कलाकार कौन है, एक्टर कौन है, हीरोइन कौन है, हीरो कौन है? तो सुधीर जी पत्रकार मतलब जर्नलिस्ट के तौर पर हम देश के सबसे महंगे पत्रकार हैं। तो मैं शायद इसको आप डिकोड कर पाएँ कि आपकी जर्नी से लेकर और जो दस्तावेज आपके लीक हुए और जो 30-35 सालों का जो आपका सफ़र है, क्योंकि आपने सिर्फ टीवी में ही काम किया है, तो और जो हमारे साथ जो लोग हैं जो आपको सुनने आए हैं वो सफ़र को भी सुनना चाहते हैं कि कितनी तेज़ी से आपकी दुनिया बदल रही है। जी, पंत जी, धन्यवाद आपका। नमस्ते जयपुर। तो जो आपने परिचय दिया, वो परिचय आजकल वही मेरा परिचय बना हुआ है और अच्छा भी लगता है। इट्स वेरी हम्बलिंग ऑल्सो। मैं जब पत्रकारिता के मैंने करियर की शुरुआत की थी 1994 में, उस समय पत्रकारिता कोई बहुत स्टेबल प्रोफेशन नहीं माना जाता था और लोग कहते थे कि पत्रकारिता में लोग चॉइस से नहीं मजबूरी से आते हैं। ज़्यादा पैसा भी नहीं था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, प्राइवेट नौकरी थी, कभी भी जा सकती है और ज़माना था डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, सरकारी अधिकारी बनने का, नहीं तो आईएएस बनने का या पुलिस अधिकारी बनने का। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर स्कूल टीचर थे और मेरी जो मदर हैं वो भी स्कूल टीचर थी। तो अध्यापकों के घर में मैंने जन्म लिया और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। तो उनकी सारी उम्मीदें मेरे ऊपर ही थी और वो ये उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि मैं कम से कम और कुछ नहीं तो कोई सरकारी नौकरी ले ही लूँगा। और जब मैंने उन्हें ये कहा कि मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे मेरे माता-पिता और यही कहते थे कि भई ये शुरू कर लो, लेकिन इसके साथ-साथ तैयारी करते रहो और कोई सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो इसको छोड़कर सरकारी नौकरी ले लेना। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की और उस समय मुझे याद है शायद मेरी जो पहली तनख्वाह थी वो 2000 या 2500 रुपए के आसपास थी और मैं सपना देखा करता था कि अगर मेरे 2500 से 5000 रुपए अगर हो गए, तो बहुत बड़ी बात होगी और मैं घर में और अपने समाज में बता सकता हूँ कि आज मैं 5000 कमाता हूँ। फिर 5000 से जो अगला लक्ष्य आया वो 10,000 था कि 10,000 रुपए अगर मिलते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। और फिर धीरे-धीरे आप जानते हैं कि ये संतुष्टि तो कभी मिलती नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता चला गया। उस समय टीवी नया-नया आया था और टीवी फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, टीवी का विस्तार होता चला गया। वैसे ही मेरे जैसे जो लोग हैं उनका भी विस्तार होता चला गया और हम लोग भी बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन जो चीज़ समझ में आई बाद में वो ये है कि किसी भी पत्रकार की जो सफलता है वो ये है कि उसके अपने दर्शक अ, उसके साथ कितना बंधते हैं, उसके साथ रिश्ता क्या है अपने दर्शकों के साथ और क्या आप कोई रिश्ता बना भी पाए हैं या नहीं बना पाए। मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं
पूरा जीवन पत्रकारिता में भी निकल जाता है या और कहीं भी, लेकिन आपका रिश्ता नहीं बन पाता। तो मैंने एक चीज़ जो समझी वो ये है कि अपने दर्शकों के साथ एक रिश्ता बनाना, एक परिवार की तरह उनके साथ लगातार रहना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने एक चीज़ सीखी कि मैं अपने इस परिवार से, जो भी लाखों या करोड़ों लोगों का होगा जो मेरे दर्शक हैं, मैं उनसे रोज़ मिलने आता हूँ। हर रोज़ हमारी मुलाकात होती है और मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि अगर मुझे आज रात को 9 बजे एक शो करने का मौका मिला है, तो ये मौका है करोड़ों लोगों से जुड़ने का और उनसे आज शाम को नमस्ते करने का। देखिए, जब हम आते हैं, कोई भी शो शुरू करता हूँ मैं तो सबसे पहले नमस्ते कहता हूँ, नमस्कार। कितनी बड़ी बात है कि आपको करोड़ों लोगों से हर रोज रात को एक नमस्कार कहने का आपको मौका मिल रहा है और वो लोग भी आपको नमस्कार कह रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। पैसा, पैसे के लिए जब आप शुरू में हम, क्योंकि मैं भी एक युवा था, तो पैसा उस समय बहुत अट्रैक्ट करता था। धीरे 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 जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये लगा कि पैसा जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है। पैसे के लिए अगर आप काम करेंगे तो कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपना लक्ष्य रखिए कि आप काम बेहतरीन करें और जब आप अच्छा काम करते हैं तो पैसा अपने आप आता है। तो ये जो अब बात होती है कि मैं सबसे महंगा पत्रकार बन गया, ये असल में बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है। मैंने इसकी तरफ कभी मैं बढ़ा नहीं था। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा से चुभती थी कि एक पत्रकार अगर अच्छा है, हम लोग भी लाखों करोड़ों घरों तक जाते हैं। इस देश का नैरेटिव हम सेट करते हैं। लेकिन हमारा देश आज भी फ़िल्मों में और क्रिकेट में फँसा हुआ है। तो एक फ़िल्मी कलाकार को 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे की फ़िल्म में काम करने के लिए करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। और एक शायद खिलाड़ी को, क्रिकेट के खिलाड़ी को भी करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में भी, आपको मीडिया को भी उसी नज़र से देखना चाहिए। मीडिया में भी अगर कोई चाहे तो अच्छा मेहनताना मिल सकता है अगर परिश्रम किया जाए। तो मैं भी सहमत हूँ इनसे कि इनको अच्छी सैलरी मिलने के कारण जो सैलरी का जो दायरा है मीडिया में काफ़ी बड़ा हुआ है। एक्चुअल में जब हम कोई किसी का इंटरव्यू करते हैं तो हम पहले अच्छे सवाल पूछते हैं। धीरे-धीरे सुधीर जी भी ऐसे ही करते हैं। फिर हम जब घुल-मिल जाते हैं तो फिर हम तीखे सवालों की तरफ जाते हैं जो हमारी हेडलाइन बन सकें। तो सुधीर जी जो इस वक़्त जब हम सब जर्नलिज़्म कर रहे हैं, पाठकों के पास पत्रकारों से ज़्यादा सूचनाएँ हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि भई पत्रकार कौन है? क्या वो जिसके हाथ में स्मार्टफ़ोन है? क्या वो यूट्यूबर जिसकी कोई सीमाएँ नहीं हैं? क्या वो पत्रकार जो कहता है कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है? या वो पत्रकार जो कहता है कि देश में सब कुछ खराब हो रहा है? क्या वो भी पत्रकार हैं जो 9 बजे रात को प्राइम टाइम पर एंग्री यंग मैन की तरह आते हैं? क्या वो भी पत्रकार हैं जो सिंदूर ऑपरेशन के दौरान कहते हैं कि कराची पे जो है भारत का कब्जा हो गया है, रावलपिंडी पे कब्जा हो गया है, लाहौर पे कब्जा हो गया है? आप इस बदलते हुए मीडिया को कैसे देखते हैं? जी, मैं इसको 2 हिस्सों में देखता हूँ। एक है, एक हिस्सा है सूचना और दूसरा है सूचना पहुँचाने का काम, यानी पत्रकारिता। सूचना का लोकतांत्रिकरण हुआ है। सूचना अब खुल गई है। सूचना सबके लिए उपलब्ध है और वो होना भी चाहिए। लेकिन पत्रकारिता सबके लिए, पत्रकारिता का जो पेशा है वो सबके लिए उपलब्ध हो जाए, ये समस्या है। तो मैं ये मानता हूं कि सूचना पर तो सबका अधिकार है। सूचना सबके लिए बराबरी से आनी चाहिए, मिलनी चाहिए, सबके पास पहुंचनी चाहिए। लेकिन सूचना पहुंचाने का जो कैरियर है, उसका जो माध्यम है, वो माध्यम ऐसा नहीं हो सकता कि इस देश में 140 करोड़ लोग हैं तो वो सारे के सारे ही सूचना पहुंचाने के माध्यम बन जाएंगे। और अगर वो बन जाएंगे तो फिर आप समझिए कि जो हमें व्हाट्सएप पर जानकारियां मिलती हैं या फेसबुक पर जानकारियां मिलती हैं, वो सारी जानकारियां फिर हमारे लिए सच होने लगेंगी। तो एक जो दोनों के बीच में एक लाइन होनी चाहिए, सूचना और सूचना पहुंचाने वाला, वो जो लाइन है वो थोड़ी-सी मुझे लगता है कि अभी कमज़ोर हो गई है और लोगों को उसको देखने में समस्या आ रही है। और सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि सूचना कोई भी पहुंचा सकता है, जबकि ये एक बहुत गंभीर विषय है। आप खुद इतने बड़े पत्रकार हैं, आप इतना बड़ा अखबार चलाते हैं। ये एक सीरियस बिज़नेस है और हर कोई अखबार का संपादक नहीं बन सकता।
हर कोई किसी बड़े न्यूज़ चैनल का संपादक नहीं बन सकता, हर कोई किसी बड़े न्यूज़ चैनल पर रात में आकर 9 बजे का शो नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं और हम उन्हें मौका भी देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं। ये सब क्वालिफ़ाइड लोग हैं, कहीं न कहीं से कोई डिग्री लेके, पढ़ाई करके, और इनका एक स्पेसिफ़िक काम है। आज अगर मैं कहूँ कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं भी एक डॉक्टर की दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं भी किसी अस्पताल में नौकरी करना चाहता हूँ डॉक्टर बनकर, तो मुझे नहीं मिलेगी वो नौकरी, और अगर मैंने उसको किया भी तो लोग मुझे नकली डॉक्टर बताएँगे। लेकिन पत्रकारिता के पेशे में जो सिद्धांत है ये लागू नहीं हो रहा है, और लोग ये समझने लगे हैं कि पत्रकार कोई भी बन सकता है, जो एक माइक पकड़ लेगा, जो एक कैमरा पकड़ लेगा और कैमरा ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप कुछ भी बात करना शुरू कर देंगे, वो पत्रकारिता नहीं है। और इसीलिए इसको मैं कहता हूँ कि आजकल हमारे देश में सूचना पहुँचाने का जो काम है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह हो गया है, जिसको हम लघु उद्योग पहले कहते थे, कि घर घर में एक नई फैक्ट्री लग गई है, घर घर में एक प्लांट खुल गया है। तो ये सब हो रहा है। ये एक दौर है। अभी हमें 5-10 साल से हम सोशल मीडिया को देख रहे हैं, सबके लिए उपलब्ध है, और पूरा बाजार जो है वो खुल गया है। मुझे लगता है ये एक दौर अभी थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद लोगों के अंदर एक मैच्योरिटी आएगी और ये दौर भी ज़रूर बदलेगा। जैसे आपने सीरियसनेस की बात की, लेकिन खबरों की जिस गंभीरता को टीवी ने खराब किया है, तो क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जैसे कि प्रिंट एक विश्वसनीय है अभी भी, क्योंकि उसके पास 200 सालों का एक इतिहास है, ठीक है? उसकी एक गंभीरता है, एक प्रोसेस से गुजरा है वो। टीवी का 30-35 क्योंकि जब आप शुरू से टीवी में हैं, तो उसके पास टेक्नोलॉजी के तौर पर वो साक्षर तो हो गया है, लेकिन जर्नलिस्ट के तौर पर अभी उसको बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो आप कहते भी हैं कि ब्रॉडकास्टर में काफ़ी चेंज की ज़रूरत है, जो 9 बजे ही खबरें सुनी जाएँगी, पढ़ी जाएँगी। तो आपको क्या लगता है कि जो टीवी मीडिया है, उसी ने ही जो सीरियसनेस ख़त्म की है? सबसे पहले देखिए, जब मैं टीवी में आया था, तो शुरुआती जो दौर था उसमें हम खबर को मेरिट के हिसाब से लेते थे, कि किस खबर में क्या मेरिट है, हम ये सोचकर वो खबर लेते थे। उसमें मनोरंजन है या नहीं ये हम नहीं सोचते थे। उसे कितने लोग उसे देखना चाहेंगे, कितने व्यूज़ आएँगे, कितनी टीआरपी आएगी, ये हम नहीं देखते थे। तो मुझे वो दिन भी याद है, जब पहले न्यूज़ चैनल्स ऐसे ही हुआ करते थे, चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हमें उनकी लोकप्रियता पता चलती थी। मैं आपको जैसे मान लीजिए दूरदर्शन, 90 80 और 90 के दशक में उस समय टीआरपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन तब भी दूरदर्शन कितना लोकप्रिय था। हम जानते हैं कि रामायण जब दूरदर्शन पर आता था तो सारे लोग देखते थे। हम जानते हैं कि महाभारत सब लोग देखा करते थे। हम लोग जैसे जो सीरियल थे, उसे कितने लोगों ने देखा, चाहा, सराहा। लेकिन अगर आप आज ये पूछें कि रामायण की क्या टीआरपी थी, तो उस समय का डेटा मौजूद ही नहीं है। लेकिन लोग देखते थे और सब जानते थे कि ये सीरियल बहुत अच्छा है। सड़कें खाली हो जाती थी। फिर धीरे-धीरे जब प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स आए और प्राइवेट चैनल्स आए, ब्रॉडकास्टर्स आए इस बाज़ार में। शुरुआत में जब मैं ज़ी में था और हमारी सेल्स टीम विज्ञापन लेने के लिए जाती थी, तो आप कैसे विज्ञापन देने वाली कंपनी को ये बताएँगे कि लोग मुझे देख रहे हैं? तो हमारे यहाँ उस ज़माने में दूरदर्शन पर भी एक परंपरा थी कि आप हमें चिट्ठी लिखिए। दर्शकों से हम कहते थे, हमें चिट्ठी लिखिए, आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? तो चिट्ठियाँ आती थीं, पोस्ट कार्ड आता था। तो हमारे यहाँ हज़ारों की संख्या में पोस्ट कार्ड आते थे, और सेल्स टीम, मुझे अभी भी याद है, सुभाष चंद्रा जो जी के उस समय प्रमोटर थे, वो ये बताते थे कि मैं वो पोस्ट कार्ड अपनी सेल्स टीम को देता हूँ, जो ईस्ट इंडिया की है उसको ईस्ट का देता हूँ, जो वेस्ट की है उसको वेस्ट का देता हूँ, कि देखिए इस क्षेत्र से हमें कितने सारे दर्शक चिट्ठी लिख रहे हैं, इससे पता चलेगा। लेकिन फिर टीआरपी आया, और फिर टीआरपी का डेटा न्यूज़ रूम में आया, और फिर सेल्स की टीम न्यूज़ रूम में बैठने लगी, और वो ये कहने लगी कि आपके इस शो की टीआरपी ज़्यादा है, इस शो की टीआरपी कम है, और हमें ज़्यादा टीआरपी चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा विज्ञापन लाना है और हमें ज़्यादा ऊंचे दाम पर विज्ञापन लाना है। और उस दिन से जो न्यूज़ रूम के जो लोग हैं, वो टीआरपी के हिसाब से अपना कंटेंट बनाने लगे। अब मान लीजिए, अगर उस ज़माने में
राखी सावंत के कंटेंट को लेकर बहुत टीआरपी आती थी, तो लोग राखी सावंत के बारे में सारी खबरें देने लगे। अगर उस जमाने में लोग कहते थे कि अ, युद्ध की खबरें लोग देख रहे हैं, इराक का युद्ध हो रहा है, तो फिर वैसी खबरें चलने लगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पतन शुरू हुआ, ये उस दिन से हुआ जिस दिन से सेल्स टीम का प्रवेश न्यूज़ रूम में हुआ और सेल्स टीम के हाथ में टीआरपी का डेटा था और फिर लोगों ने उस टीआरपी के हिसाब से कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये वैसा ही है जैसे आज अगर आप देखें तो हमारे देश के जो नेता हैं, वो बहुत सारी घोषणाएं सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। उन्हें बहुत सारे फैसले वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एक वर्ग को खुश करना है, उन्हें वोट चाहिए। यही चीज टीवी के साथ भी है। आप एक शो, एक कंटेंट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपको उसका व्यूअरशिप चाहिए। व्यूअरशिप अगर आपको हाई मिलेगा तो आपकी प्राइसिंग हाई होगी और आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे और फिर आपकी कंपनी का ज़्यादा विस्तार होगा। कुल मिलाकर जो मैं पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि ये एक कमर्शियल वेंचर है आज के टाइम में। जैसे आप चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, कोई घी बनाने वाली कंपनी है, कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, इसी प्रकार से आज आपको न्यूज़ बनाने वाली कंपनी है और वो भी उसी सिद्धांत पर चलती हैं जिस सिद्धांत पर कोई भी गाड़ी बनाने वाली या चॉकलेट बनाने वाली, मिठाई बनाने वाली कंपनी चलती है। और मिठाइयों में मिलावट क्यों होती है? खाने पीने की चीज़ में मिलावट क्यों होती है? कपड़े अब आपको महंगे दाम पर घटिया कपड़ा क्यों मिलता है? वही सिद्धांत न्यूज़ की इंडस्ट्री पर भी इस समय लागू हो रहा है। नहीं, लेकिन जिस मिठाई की आपने बात की कि खबर एक मिठाई नहीं है। टीआरपी की आपने बात की कि टीआरपी एक हिस्सा है और आप भी उसका हिस्सा हैं। तो क्या टीआरपी आज के दौर में जिस वक्त हम हैं वो राष्ट्रवाद की तरफ शिफ्ट हो गई है? एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो टीआरपी है वो हिंदू मुस्लिम के बीच शिफ्ट हो गई है। तो आपसे मेरा सब सवाल ये है कि आप खुद को कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि हमने सुना था कि अभी तक हम आप कि एक पत्रकार होता है एक, लेकिन एक नया नाम जुड़ गया, राष्ट्रवादी पत्रकार। तो पत्रकार और राष्ट्रवादी पत्रकार में क्या अंतर है? देखिए, ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं ये मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस पूरी समस्या को समझने का। कुछ लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया कि ये राष्ट्रवादी पत्रकार है और राष्ट्रवादी पत्रकार पत्रकार से अलग कैसे है। इसके पीछे की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक पत्रकार के तौर पर अनुभव की हैं। जैसे एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, इसकी जो डेफिनेशन थी, परिभाषा थी, ये पहले कुछ और हुआ करती थी और धीरे धीरे इसकी परिभाषा अब बदली है। अब अगर आप ये कहने लगे कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू कर दें, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये है कि आप किसी दुश्मन देश की तारीफ करें, वो अगर किसी दूसरे धर्म से अगर मान लीजिए आतंकवाद आ रहा है तो आप धर्मनिरपेक्षता की खातिर उसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मुझे लगता है आज से 10-15 साल पहले इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता की एक परिभाषा चली आ रही थी और धर्मनिरपेक्षता के तौर पर अपने आप को दिखाना फैशनेबल था कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, मैं सेक्युलर हूं। और सेक्युलरिज्म जुड़ा हुआ था न्यूट्रलिटी के साथ कि आपको न्यूट्रल रहना है। पत्रकार को भी ये कहा जाता था कि आपको न्यूट्रल रहना है। इसको मेरे जैसे लोगों ने चैलेंज किया और मैं इसको स्वीकार करता हूं। अब मान लीजिए कि एक रेप केस हुआ है और उसमें एक विक्टिम है और एक आरोपी है और आप न्यूट्रल होने के खातिर आप आरोपी को भी उतना ही समय देते हैं जितना कि आप विक्टिम को दे रहे हैं और आप आरोपी के भी बारे में उतनी ही बात कर रहे हैं जितना कि आप विक्टिम के बारे में कर रहे हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्रकार के अपने सोच के ऊपर भी है कि मैं चीज़ों को किस प्रकार से देख रहा हूं। मैं संजय हूं और मैं महाभारत को देख रहा हूं और मैं उसकी एक लाइव कमेंट्री कर रहा हूं। आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप एक कमेंटेटर हैं, आप एक एम्पायर की तरह हैं। अगर एम्पायर ने यह देखा कि बैट्समैन आउट हुआ है तो एम्पायर को उंगली उठानी पड़ेगी। आप एम्पायर को यह नहीं कह सकते उस समय कि एम्पायर जो है वो न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि एम्पायर को कहीं ना कहीं तो उंगली उठानी पड़ेगी।
तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरी जो पत्रकारिता की, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई नो बॉल फेंकी गई है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई कानून तोड़ा गया है, तो मैं बिना इस छवि में बंधने के कि लोग मेरी न्यूट्रलिटी के बारे में क्या कहेंगे, लोग मुझे सेकुलर नहीं कहेंगे, लोग मुझे लिबरल नहीं कहेंगे, तो आई स्टार्टेड कॉलिंग आउट। मान लीजिए अगर आज जेएनयू में देश विरोधी नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान के फेवर में नारे लग रहे हैं जेएनयू में, और उसको अगर आप कहें कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ऐसा तो शुरू से होता आ रहा है, तो कोई ना कोई तो उसको एक ना एक दिन कॉल आउट करेगा। और मुझे आज भी याद है 2016 में जब जेएनयू में इस तरह के नारे लगे थे, तो मैं पहला पत्रकार था जिसने इसे एक बहुत बड़ी खबर बनाया था और कहा था कि जेएनयू में आज भारत विरोधी नारे लगे हैं, जेएनयू में आतंकवादियों के पक्ष में नारे लगे हैं और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगे हैं। ये पहली बार था, इससे पहले होता रहता था, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लोग सुनते थे और घर आ जाते थे। पहली बार हमने उसको जब हाईलाइट किया तो आज आप देखिए कि उसके बाद लोगों के अंदर एक जागरूकता आई और उसके बाद धीरे 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 ये बातें बड़ी होके आपके सामने आने लगी। लेकिन इसको कहीं ना कहीं हमें कॉल आउट करना है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं न्यूट्रल रहूं और मैं बोलूं कि इसने ये कहा और इसने ये कहा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये कहा और पाकिस्तान ने ये कहा और मेरा काम हो गया। ये तो सबसे आसान काम है, इससे आसान काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं अपनी गर्दन उसके अंदर डाल रहा हूं और मैं अपनी जान खतरे में डाल रहा हूं और कुछ लोगों के नजरों में मैं अपनी छवि खराब कर रहा हूं, आप खुद भी सोचिए कि क्यों करूंगा मैं ऐसा। इसमें किसी का भी क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। लेकिन बहुत बार मैं आपको मेरा बता सकता हूं कि जब आप आते हैं इस क्षेत्र में, एक समय सीमा के बाद आपको यह लगने लगता है कि अब मेरी एक जिम्मेदारी है यहां पर, और क्या मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा हूं या नहीं। यह देश 145 करोड़ लोगों का है। किसी एक व्यक्ति के लिए कोई 145 करोड़ लोग कभी नहीं कहेंगे कि यह व्यक्ति बिल्कुल सही है। आज जो पार्टी शासन में भी आती हैं चुनाव जीतकर, उन्हें भी 35 से 40% वोट ही मिलते हैं, यानी 60% लोग उनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं, तो भी वो पार्टी सत्ता में आती है। तो 100% समर्थन मिलना तो बहुत मुश्किल है। पर इस पर मैं आपको एक ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब ये घटनाएं शुरू होती हैं और लोगों के बीच में ये चीजें लोकप्रिय हो जाती हैं, तो ये एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। अब मान लीजिए कि अगर मैंने ये कहा कि वहां पर पाकिस्तान के पक्ष के नारे लग रहे थे और लोगों को वो बात बहुत अच्छी लगी और लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया। मैंने इसलिए नहीं किया था कि लोग मुझे देखें, मुझे क्या पता था कि लोग इसको देखेंगे भी, मैं नहीं जानता था तब। मेरे मन ने ये बात कही और मुझे लगा ये सही नहीं हो रहा, तो मैंने इसको किया। लेकिन जब वो ऐसा एक जागृति आ गई लोगों में, तो बाकी के लोग इसको एक बिजनेस मॉडल समझते हैं और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक ही जैसी खबरें लगातार फिर आने लगती हैं कि यहां भी पाकिस्तान के नारे लगे, यहां भी लगे, यहां भी लगे। जैसे वो एक बच्चा, आपको याद होगा, एक खाई में गिर गया था, पहले बोरवेल में गिर गया था और वो उसकी बहुत कवरेज हुई। उसके बाद लगातार वो खबरें चारों तरफ से आने लगी कि यहां भी बच्चा गिरा, यहां भी बच्चा गिरा, क्योंकि उस समय सबको ये लगा कि इस खबर में व्यूअरशिप है, तो बार बार वही चीजें करूं। तो जब तक आप सही मंशा से, ईमानदारी से किसी विषय को उठाएंगे बिना ये सोचे कि इसमें टीआरपी है या इसमें व्यूज हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचकर कोई खबर उठा रहे हैं कि इसमें व्यूज हैं, इसमें टीआरपी है, ये सुपर हिट होगी, ये बिजनेस मॉडल है, उसे मैं बेईमानी मानता हूं और उसे मैं सोचता हूं कि ये लोग नकल कर रहे हैं। लेकिन इसका एक नया खतरा पैदा हो गया है कि जो अति राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का एक खतरा ये पैदा हो गया है कि जो सरकार के राइट में खड़े हैं वो देशभक्त हैं और जो सरकार के लेफ्ट में खड़े हैं वो देशद्रोही है। आपको लगता है? नहीं, मुझे तो ये नहीं लगा। जैसे मैं अपनी बात कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर आज मैं ये कहूं कि राष्ट्रगान हर स्कूल में गाया जाना चाहिए और हर समारोह से पहले राष्ट्रगान होना चाहिए और वंदे मातरम भी हर स्कूल में गाया जाना चाहिए,
तो लोग मुझे कहेंगे कि ये बीजेपी का आदमी है। पर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि मैं बीजेपी का आदमी हूं। अगर आज मैं ये कहूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय हुई, तो लोग कहेंगे कि ये सरकार के प्रति ये नर्म रवैया रखता है, ये सरकारी आदमी है। और अगर आज मैं ये कह दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में आपके जो 5 फाइटर जेट नष्ट हुए उसका क्या बताइए जरा, तो मैं सेक्युलर कहलाऊंगा और मुझे ऐसा कहा जाएगा कि मैं सरकार को शायद चुनौती दे रहा हूं और मैं शायद न्यूट्रल पत्रकार हूं, मैं जानकारी खोज खोज के कहीं ला रहा हूं। तो मैंने ये मेरे साथ भी देखा। मैं ये बात 2010, 11, 12, 13, 14 में जब करता था तो कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन धीरे धीरे वो इश्यूज एक खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ते चले गए। वो मेरी विचारधारा है, पहले से भी थी और आज भी है। अब उस विचारधारा को अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो मैच कर जाती है कई बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी या उस पार्टी की सरकार के साथ आप खड़े हुए हैं। बट एट द सेम टाइम मीडिया का विस्तार इतना ज़्यादा हो चुका है और इतने तमाम तरह के प्लेयर्स, खिलाड़ी इस मैदान में आ चुके हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसका जवाब किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया ही नहीं जा सकता। मैं आपको मेरी बात बता सकता हूं कि मैं कैसी पत्रकारिता करता हूं और मुझे क्या सही लगता है, और मैं उसी रास्ते पर आगे चलता हूं। तो मैं आपकी ही बात करूं अगर, तो अभी आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो सरकारी है, तो सरकार में भी काम करने की एक लक्ष्मण रेखा होती है। तो मैं कैसे मानूं कि आप न्यूट्रल हैं या आप निष्पक्ष हैं? जी, तो देखिए, मैं सरकारी प्लेटफॉर्म पर काम करता हूं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता। एक सरकार का जो चैनल है, मैं उसके लिए काम करता हूं और इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि मुझे सरकार के लिए काम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरी बात क्या है कि जो न्यूट्रलिटी है आपकी या आपकी पत्रकारिता की जो शैली है, ये किसी पद पर आधारित नहीं है, ये आपकी मंशा पर आधारित है। आप किसी पद पर चले जाएंगे और आप बदल जाएंगे, या आप अपनी मंशा के हिसाब से काम करते रहेंगे। और उसके उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ। जब मैं जी में था और मैं डीएनए शो करता था, वो मेरा शो आपने देखा होगा। उसके बाद मैं आज तक में आया और मैंने ब्लैक एंड वाइट शो किया, और अब मैं डीडी न्यूज़ पर आकर डी कोड नाम से शो करता हूँ। आपने इन तीनों शोज में ही कभी कोई आपको ऐसा अंतर लगा कि मैं प्लेटफॉर्म बदलने के बाद मेरी राय बदल गई हो, मेरी शैली बदल गई हो, मैं पहले कुछ और बात करता था और आज मैं कुछ और बात करता हूं? मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी दर्शक ये कहेगा मुझे कि अब आप बदल गए हैं। मैं जो पहले करता था डीएनए में, वही मैं ब्लैक एंड व्हाइट में भी करता था, वही मैं आज भी डी कोड में भी करता हूं। और मेरा हमेशा से शुरुआत से बात यह रही है कि इस देश में राजनीति ओवर हाइप्ड है। न्यूज़ में लोग समझते हैं कि पत्रकारिता सिर्फ राजनीति के बारे में, संसद भवन के बारे में, विधानसभा के बारे में, विधायकों और सांसदों के बारे में बात करने के बारे में है या सरकार के बारे में है। मेरी पत्रकारिता शुरुआत से अलग रही है। आप कोविड के दौरान मेरे शोज देखिए, जो कोविड के दौरान मैं करता था, वो कैसे शोज थे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कोविड के दौरान मैं जो शोज करता था, मैं कहीं फिलॉसफी की तरफ मैं चला गया था। और उस समय मुझे लगता था कि लोगों को उनके आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें अंदर से मजबूत करने की ज़रूरत है। तो मैंने उस तरफ काम करना शुरू कर दिया। आप याद कीजिए कि जो मैं अपने शो के बाद एक कोट देता हूं, ये तो पहले कोई नहीं देता था। ये तो अभी कुछ साल में अब आप देखते होंगे कि अब हर चैनल में हर एंकर ये काम करने लगा है। लेकिन ये मैं 2014-15 से मैंने इसको शुरू किया। मैं पहले आपको हिस्ट्री की बात बताता था कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, और धीरे धीरे जब कोविड आया तो मुझे ऐसा लगा कि अब इतिहास नहीं, आपका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, आपको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने जीवन दर्शन से जुड़े जो कोट्स हैं वो देने शुरू किए। और मैं ना तो मुझे ये करने के लिए दूरदर्शन ने कभी रोका, ना कभी आज तक ने रोका, ना कभी मुझे जी ने रोका। आज भी मैं डी कोड में बैठकर प्रदूषण की बात करता हूँ, पोल्यूशन की बात करता हूँ। हमारे देश में अंडे नकली बन रहे हैं, कल रात को ही मैंने ये खबर की है, और कल रात को मैंने ये मेरी टॉप स्टोरी थी, पहली खबर।
अब आप ये समझिए, प्राइवेट चैनल्स में कल रात को जो पहली खबर चल रही है वो प्रधानमंत्री का जॉर्डन दौरा चल रहा है, और मैं दूरदर्शन में काम करता हूं, और मेरी जो टॉप स्टोरी है वो अंडे के बारे में है कि अंडे में मिलावट हो रही है। इससे बड़ा सबूत मैं आपके सामने क्या दे सकता हूं? और आपको ये भी बताता हूं मैं कि मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा, कल भी नहीं कहा, पहले भी कभी नहीं कहा, सरकार से किसी ने कहा कि आप अंडे की खबर क्यों दिखा रहे हैं, आप प्रदूषण की खबर क्यों दिखा रहे हैं, आप हमारी खबर क्यों नहीं दिखा रहे हैं। और मेरी जो शैली है वो एक्सप्लेन करने की है। कल मैंने मनरेगा जो योजना को बदला गया है उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि पुरानी क्या योजना थी, नई क्या योजना है, पुराने में क्या था, नए में क्या है। और उसके बाद वो फैसला दर्शक के ऊपर मैंने छोड़ा कि आप अब समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। पहले 100 दिन की रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिलता है, या वगैरह वगैरह। तो मैं किसी के कहने पर, किसी के दबाव में, किसी ने मुझे फोन कर दिया, ये काम मैं इसलिए नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश में जितने भी लोग हैं, आपके जीवन में सबसे पहली समस्या है कि आपकी रसोई में क्या पक रहा है। आपके रसोई में खाना जो आपके शरीर में जा रहा है वो आपके शरीर में क्या नुकसान कर रहा है। ये एक बड़ी खबर है, बजाय इसके कि मैं आपको संसद भवन में विपक्ष ने क्या कहा और सरकार ने क्या कहा ये मैं आपको बताऊं। ये भी मैं बताता हूं, लेकिन बहुत पीछे बताता हूं, बाद में बताता हूं। एक दूसरा सवाल है जो सब सुनना चाहते हैं कि जहाँ आप हैं इस वक्त प्रसार भारती में, वहाँ खलबली मची हुई है। तो आपके जो अध्यक्ष हैं वो भी शायद अचानक से छोड़ गए हैं। तो अचानक से कैसे छोड़ना हुआ? देखिए, ये भी जो विषय आप उठा रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे दिल्ली में या भारत में जो पत्रकारिता जगत में, या जिसको आप कह लीजिए कि पावर सर्कल, वहाँ पर ये ज़रूर विषय है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि जयपुर में या दिल्ली में जो आम लोग हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि किसी संस्था में कोई बदलाव हुआ है या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हुई है। प्रसार भारती में एक बदलाव हुआ है। वो बदलाव क्यों हुआ है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो बदलाव का भागीदार मैं नहीं हूँ। मेरे सामने वो फैसला नहीं हुआ, मुझे उसके बारे में कोई औपचारिक जानकारी भी नहीं है। सुनी सुनाई बातें हैं, वो सारी सुनी सुनाई बातें, अगर मैं और आप, हम तो दोनों मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, हम सुनी सुनाई बातों के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्पेकुलेशन हमें करना चाहिए। संस्थाएं हैं, संस्थाओं में बदलाव होते रहते हैं, हर संस्था में बदलाव होता है। एक सवाल जो काफ़ी तेज़ी से वायरल भी होता है और काफ़ी चर्चा में भी रहता है कि जो टीवी का जो न्यूज़ रूम है वो पीएमओ से कोई फ़ोन आता है और वो तय करता है। आपके पास भी आते हैं? आपके पास आते हैं? हमारे पास नहीं आते। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आपके पास पीएमओ से कोई फ़ोन नहीं आता, आप इतने साल से अखबार कैसे चला रहे हैं? इसका मतलब सरकार ने कभी आपसे कुछ नहीं कहा? बताइए। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पास आते हैं और आपके पास नहीं आते? आप इतना बड़ा अखबार चला रहे हैं, इतने सारे संस्करण देश भर में, बहुत बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, आपके पास तो आना ही चाहिए। एक्चुअल में हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम, सरकार किसी की भी हो, लोग हमको कुछ ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। देखिए, इसमें भी मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक बड़े अखबार के संपादक हैं और सरकार आपको पसंद नहीं करती और सरकार नहीं चाहती कि आप रहें, तो आप नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये भी है कि सरकार ने आपको रहने दिया और सरकार आपके काम में कोई दखल नहीं दे रही है, तभी तो आप हैं, बने हुए हैं आप अपने पद पर इतने साल से। उनकी मर्जी के बिना, उनकी इच्छा के बिना आप बैठे हुए हैं। तो ये बताता है कि मीडिया अभी भी ठीक चल रहा है और ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि पीएमओ फोन करता है, पीएमओ तय करता है कि क्या करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मैं भी 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, 31 से भी ज्यादा हो गया। सरकार हमेशा अपनी बात मीडिया तक पहुंचाती है, चाहे कोई भी सरकार हो। जो इससे पहले की सरकार थी, मैं तब भी संपादक था और तब भी मैं चैनल चलाता था। इससे पहले की जो सरकार है वो पत्रकारों से एंगेज नहीं करती थी। अगर मैं चैनल का संपादक हूं तो मुझे फोन नहीं आएगा, वो फोन आएगा चैनल के मालिक को, और चैनल के मालिक से ही वो सरकार जो पहले की थी वो उनके साथ बात करती थी
और जो मालिक है फिर वो अपने संपादक को आगे वो कन्वे करता था। और मालिक से वो कैसी बात करते थे मुझे नहीं पता, मालिक को क्या कहते थे, जो भी अखबार का या चैनल का व्यक्ति है। आप जानते हैं ज़्यादातर हमारे देश में जो मीडिया ओनरशिप है वो उद्योगपतियों के पास है। पत्रकारों का तो कोई अखबार है ही नहीं, हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम अखबार चला लें। तो उद्योगपति अखबार चलाते हैं, उद्योगपतियों के ही न्यूज़ चैनल्स हैं बड़े बड़े। अब उद्योगपति को अगर फ़ोन आता है किसी सरकार का और सरकार वो जानता है कि उसके सरकार के साथ और भी बहुत सारे काम हैं, तो वो अपने हिसाब से तय करेगा कि मुझे मेरे चैनल पर या मेरे अखबार में क्या करना है। उसके बाद ये सरकार आती है, तो मैं आपको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में बताता हूँ कि पहले ये होता था। अब जब ये सरकार आई है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सरकार फ़ोन तो नहीं करती, लेकिन कभी-कभी ये सरकार एक आपको कुछ नोट्स भेजती है। ये 99% ये वो नोट्स होते हैं जो शायद अगर वो ना भेजे तो मैं ही उनको फ़ोन करता और कहता कि यार इसके बारे में कुछ बताइए। मान लीजिए आज मेरी क्वेरी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की स्थिति क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे सरकार का पक्ष चाहिए, तभी तो पता चलेगा। तो सरकार आपको एक नोट बना के भेजेगी और कहेगी कि देखिए हमारा ये नुकसान हुआ है, उनका ये नुकसान हुआ है, ये लोकेशन है, यहाँ पर हमने इस हथियार से ये करके ये डिटेल्स हैं सारी। ये सही डिटेल्स हैं और ये हमारा औपचारिक बयान है इसके बारे में। आप इसको छाप सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मनरेगा योजना और मनरेगा को बदलकर जी राम जी योजना। अब मैं अगर इसके बारे में कर रहा हूं कुछ खबर, तो मैं क्या करूंगा? मैं कृषि मंत्रालय को फोन करूंगा, कृषि मंत्री के दफ्तर में फोन करूंगा और मैं कहूंगा, मेरे सवाल क्या होंगे कि सर आपने ये मनरेगा को क्यों बदला, क्या ऐसी बात आ गई? तो मुझे बताएंगे कि मैंने इसलिए बदला। ये योजना मनरेगा से अलग कैसे है मैं जानना चाहता हूं, तो वो मुझे बताएंगे अलग कैसे है। तो सरकार क्या करेगी, आपको ये 4-5 जो यक्ष प्रश्न है इनके जवाब लिख के आपको भेज देगी कि ये सरकार का पक्ष है। इससे मेरा काम आसान हो जाता है। अब अगर सरकार ये कहती है, मैं आपको बताता हूं मैं कैसे काम करता हूं। अगर सरकार ये कह रही है कि मनरेगा के समय जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे वो 26% थे या 24% थे और अब 4% रह गए हैं, तो मैं आंख बंद करके उसको छाप नहीं देता। मेरे पास एक रिसर्च टीम है, फिर मैं इसको कहता हूं कि ये जो डेटा आया है सारा, आप इसको चेक कीजिए कि सरकार जो बता रही है ये डेटा सही है या नहीं है। उसके बाद फिर आप उसको क्रॉस चेक करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस पूरी जानकारी को। रुपया क्यों गिर रहा है? जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं ये एक खबर करना चाहता था कि रुपया क्यों गिर रहा है और अचानक रुपये गिरने के बारे में इतने लोग क्यों बातें कर रहे हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की, मुझे इस पे सरकार का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला। तो मैं एक सरकारी चैनल में काम करता हूं, मैंने खुद से वो रिसर्च किया और मैंने पता किया 1973 से लेकर 2025 तक रुपया कब कब कैसे कैसे गिरा है। इंदिरा गांधी के ज़माने में कितना परसेंट गिरा, उसके बाद जब कोalition सरकारें आई तब कितना परसेंट गिरा, राजीव गांधी, यूपीए सरकार और मोदी सरकार, इन सबको अलग अलग मैंने इन युगों में बांटा और देखा कि कितना परसेंटेज रुपया गिरा है और उसमें वो पूरा डेटा आ गया। इसमें बहुत बड़ा समय एक काल ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा रुपया गिरा है नीचे, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। और मैंने ये खबर की और उसमें ये निकला कि यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल अगर आप दोनों की तुलना करें तो दोनों में बराबर 52% रुपया गिरा है। उनके कार्यकाल में भी 52% और हमारे कार्यकाल में भी यहां ये पिछले 10 साल में 52%। और मैंने ये खबर की, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, किसी ने ना मुझे कुछ बताने की कोशिश की कि भाई आपने हमारे 52 की बजाय आपको हमारा 40% बताना चाहिए था और उनका 60% बताना चाहिए था। सो मैं आपको मेरे अपने जीवन के अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही। जैसे आपने कहा कि जो पुरानी सरकार थी वो मालिकों को फ़ोन करती थी और अब जो नई सरकार है वो पत्रकारों से बातचीत करती है, थोड़ा ज़्यादा समाजवादी हो गई है। इसमें एक दूसरा सवाल जुड़ता है कि जो यूट्यूबर हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, सरकार की कोई उनके साथ कोई बातचीत भी नहीं है, तो क्या वो इसलिए भी इस वक़्त ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं? अ, मैं ये कहूँगा कि कई बार हम जो सुनना चाहते हैं
वो मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई ज़िम्मेदार मीडिया संस्था शायद उस भाषा में आपको ना बताए। जैसे आप अखबार में कोई खबर लिखेंगे तो आपकी एक मर्यादा है। मैं मेरे चैनल पे, मेरे शो में कुछ बात कहूँगा तो मेरी एक मर्यादा है। मैं गाली-गलौच पे नहीं होता रहूँगा। मैं बिना वेरीफ़ाई किए कुछ भी ऐसे नहीं कह दूँगा। और अगर मैं कहूँगा तो हमारे ऊपर कानून लागू होते हैं। एक जो ब्रॉडकास्टर्स कोड है या आपके टाइम में भी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कानून है, वो हम पर लागू होते हैं। हमें बताना पड़ेगा कि हमने ये बात, एक शब्द हमने अगर लिखा तो क्यों लिखा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मसालेदार चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती हैं। आप किसी की खुलकर बिना जाने आलोचना करने लगते हैं, तो वो लोग, एक एक सेक्शन होता है जो उसको वो पसंद आने लगता है और वो उसको उसमें मनोरंजन मिलने लगता है। दूसरी बात ये है कि जब मीडिया संस्थान है, एक-एक न्यूज़ रूम में कई-कई सौ लोग हैं। आपके यहाँ भी कई सौ लोग काम करते होंगे, एक चेन है पूरी। हमारे यहाँ भी बहुत लंबी चेन है। मैं उसमें अगर किसी खबर में मिलावट करूँ, तो आज के समय में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, न्यूज़ रूम में एक न्यूज़ रूम ऑटोमेशन सिस्टम होता है हमारे यहाँ, टीवी में ऐसा होता है, जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो संपादक है या जो सीनियर लोग हैं, वो किसी अपने कंप्यूटर पर कहाँ क्या लिखा जा रहा है, कुछ भी देख सकते हैं। अगर उस स्क्रिप्ट में किसी ने कुछ उसको मॉडिफ़ाई किया है, तो उसी समय आप कभी भी, आप 10 दिन के बाद भी देख सकते हैं कि इस स्क्रिप्ट में शाम को 5:30 बजे किसने मॉडिफ़ाई किया और कौन-सा शब्द जोड़ा या कौन-सा शब्द हटा दिया। तो अब जो पहले चोरी-छिपे चीज़ें हो जाती थीं, वो बड़े न्यूज़ रूम्स में होनी बहुत मुश्किल है। लेकिन यूट्यूबर क्या है, वो वन मैन इंडस्ट्री है। वो एक अकेला आदमी है। उसके ऊपर कोई नहीं है। उसे बताने वाला भी कोई नहीं है, उसे चुनौती देने वाला भी कोई नहीं है। वो अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से अपना कंटेंट बनाता है। और इसीलिए कई बार वो कंटेंट जो है, वो कुछ लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वो कंटेंट मर्यादा को लांघता है। इसलिए वो कंटेंट कई बार लोग उसको बहादुरी समझ लेते हैं, लोग उसको सच्ची पत्रकारिता समझ लेते हैं। और तो ये एक नया दौर है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे कि भाई वेरिफिकेशन जो है न्यूज़ की, वो बहुत आवश्यक है। आज जो यूट्यूबर्स हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो यूट्यूबर्स का जो पूरा अ, उनका जो पैसे कमाने का जो पूरा स्रोत है, वो यूट्यूब के व्यूज़ हैं। इसीलिए जब आप यूट्यूब पे थंबनेल्स देखेंगे, तो थंबनेल्स बड़े मसालेदार होते हैं। वो ऐसी चीज़ें आपको दिखते बताते हैं कि थंबनेल में आएगा कि क्या कल मोदी देंगे इस्तीफा? ये, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, या हो सकता है वो ये बात कह भी दे, पता नहीं किस आधार पर। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये थोड़े दिन चलेंगी। ये एक नया मॉडल है, बाज़ार में आया है। थोड़े दिन में मुझे ऐसा लगता है कि लोग इससे उकता जाएँगे और फिर लोग वापस मेन स्ट्रीम मीडिया में आएँगे। और मुझे लगता है कि ये जो सबसे तेज़ तेज़ ब्रेकिंग न्यूज़, ये भी वापस आएगा और वापस से हम एक स्लो उस ज़माने में वापस आएँगे जब हम कहेंगे कि भाई, हमें खबर स्लो चाहिए, धीरे चाहिए, लेकिन सच्ची चाहिए। गोदी मीडिया पे आते हैं। ये शब्द जो है, ये इस शब्द को मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि टुकड़े-टुकड़े गैंग, टूल किट मीडिया। तो क्या आपको ये लगता है कि जो गोदी मीडिया शब्द है, वो एक राजनीतिक गाली की तरह इस्तेमाल होता है? ये गोदी मीडिया जो शब्द है, ये आजकल के जो पत्रकार हैं, जो एक ख़ास एजेंडे के खिलाफ काम कर रहे हैं और एक ख़ास वर्ग के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कुछ लोगों को सूट नहीं करता, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, उनका अपमान करने के लिए मुझे लगता है कि ये गोदी मीडिया शब्द इस्तेमाल किया गया है। किसी ने दे दिया। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले भी ये शब्द होते रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट वायरल होने की जो टेक्नोलॉजी है, वो तो अभी आई है। इसलिए आज आप कोई भी शब्द ऐसा देते हैं आपत्तिजनक, तो वो तुरंत वायरल हो जाता है और लोग उसको वायरल कर भी देते हैं। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि असली गोदी मीडिया अभी नहीं है। असली गोदी मीडिया था अब से 15 साल पहले। लेकिन वो गोदी मीडिया, उस समय इस शब्द का इजाद नहीं हुआ था, एक तो। दूसरी बात, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। उस समय 24 घंटे के चैनल नहीं थे, इतनी स्क्रूटनी नहीं थी।
सरकारें चुपचाप पत्रकारों को पुरस्कार दे दिया करती थी, जेब में डाल देती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। उस जमाने में पत्रकारों ने, आप आज देखिए, मैं अब यहाँ नाम लूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, बट उस जमाने के पत्रकारों के पास पैसे तो देखिए आप, फार्म हाउसेज में रहते हैं। कितने पत्रकारों को मैं जानता हूं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, आज उनके पास बहुत पैसा है। कहां से आ गया इतना पैसा? मैं कितना पैसा कमाता हूं आज देश के सब लोगों को पता चल गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुरंत लीक हो गया। लेकिन मैं जो पैसा कमाता हूं, ये मेरी तनख्वाह है, मैं आपको बता के कमा रहा हूं कि ये मेरी तनख्वाह है, मैं इतना पैसा लेता हूं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो आपको बताते ही नहीं है कि उनके पास कितने पैसे हैं, और वो उस युग से चले आ रहे हैं। तो 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने आज पेश करता हूं। जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी और सारे पत्रकारों ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे, तो वो गोदी मीडिया नहीं था। उस समय आप देखिए, इमरजेंसी के दौरान कितने अखबार ऐसे थे जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ काम किया होगा? बहुत ही मामूली 1-2 अखबार रहे होंगे, बाकी सब लोग घुटने पर आ गए थे, सारे पत्रकार। तो ये आप उदाहरण देखिए। पुरानी सरकारों के दौरान कितने पत्रकारों को पद्मश्री मिला और अलग अलग प्रकार के पुरस्कार मिले। बड़ी संख्या में, अगर आप आज घर जाके रिसर्च करेंगे तो कितने पत्रकारों को पद्मश्री मिला है। तो क्या वो गोदी मीडिया नहीं था? वो कैसे, किस आधार पर मिलते थे वो पुरस्कार, आप जाके आज देख लीजिएगा। जब प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर जाते थे तो अपने मनपसंद पत्रकारों को लेकर जाते थे अपने साथ प्लेन में, और जो उनका मनपसंद पत्रकार नहीं है उसका नंबर ही नहीं आता था, उसको इनवाइट ही नहीं आता था। मैं 2014 से पहले भी था, मैं 1998-99 से शायद 9 बजे का शो कर रहा हूं। 2014 से पहले मुझे आज तक कभी ना तो किसी ने राष्ट्रपति भवन में बुलाया, ना कभी स्वतंत्रता दिवस पर कभी कोई एट होम होता है, किसी सरकारी फंक्शन में मुझे कभी नहीं बुलाया। मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूं। मुझे पहली बार किसी सरकारी फंक्शन में 2014 के बाद आमंत्रित किया गया। तब मैंने देखा कि भाई, राष्ट्रपति भवन में खाना जाके खाते हैं तो कैसा होता है। उससे पहले मुझे कभी किसी सरकार ने कहीं कोई न्योता नहीं दिया कि भाई आइए, ये दूसरे देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, राष्ट्रपति आए हुए हैं, आज प्रधानमंत्री ने एक लंच रखा है, डिनर रखा है, आप आ जाइए। कभी नहीं। तो अब आप समझ लीजिए, कारगिल के लिए मैं आपको बता सकता हूं, मेरे जैसे जो लोग थे, जब कारगिल में हम लोग कवर कर रहे थे कारगिल वॉर को, कुछ खास सरकार के पसंदीदा पत्रकार आते थे, सरकारी सुविधाएं उनको मिलती थी। हम कहते थे कि भाई, हमें भी यार आगे तक जो वॉर फ्रंट है हमें भी ले चलो, तो हमें नहीं लेके जाते थे। लेकिन कुछ खास पत्रकारों को वो हेलीकॉप्टर में बिठा के ले जाते थे, उनको शूट भी कराते थे, उनको इंटरव्यूज भी कराते थे, और सीधे फॉरवर्ड पोस्ट तक लेके जाते थे। हम देखते रह जाते थे। बाद में उन्हीं पत्रकारों को रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार भी मिलते थे। प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, मुझे नहीं लगता कि मैं कांग्रेस के टाइम में एक बार भी कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा पर गया हूं, कभी बुलाया ही नहीं। और जब ये सरकार आई, ये सरकार भी नहीं लेके गई। तो ये सरकार, पहले लोग प्रधानमंत्री के साथ आपको प्लेन में मुफ्त में ले जाते थे अपने पसंदीदा पत्रकारों को। अब जब ये सरकार आई तो इन्होंने कहा कि हम तो किसी को भी नहीं लेके जाएंगे, अगर आपको जाना है तो। मैंने 2-4 बार ट्रैवल किया, जैसे प्रधानमंत्री हमारे कहीं बाहर गए हैं, मैं गया, तो उन्होंने कहा कि आप अपना टिकट खरीदिए, अपना इंतजाम कीजिए, वहां प्रधानमंत्री की जो भी बैठकें होंगी वो हम आपको कवर करने के लिए आपको एंट्री करा देंगे उस हॉल में। इतना ही कर सकते हैं, बाकी सब आप देख लीजिए आपको कैसे करना है, हम आपको नहीं लेके जाएंगे। तो एक जमाना था जब एयर इंडिया के फ्लाइट में बड़े बड़े पत्रकार जाया करते थे, उन्हें गिफ्ट में शैंपेन मिलती थी। जब गिफ्ट लेके आते थे फॉरेन टूर से, तो इतना बड़ा पैकेट उनके पास होता था, ना जाने क्या क्या चीजें घर में लेके आते थे। वो सारी, उनको कभी किसी ने गोदी मीडिया नहीं कहा, और वो सब चीजें ऐसे के ऐसे ही लोग भूल गए, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था। तो मैं तो आज उस हिसाब से अगर ये कहूंगा कि आज तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत ठीक जमाना है, और जो कुछ हो रहा है कम से कम आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अगर कोई जा रहा है कहीं पर, कुछ कर रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है, इट्स देयर। आज हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल फोन का कैमरा है, आप कुछ भी करेंगे आपकी क्लिप तुरंत बाहर आ जाएगी।
2014 के बाद एक चीज़ और बदली है, जैसे कि आपके मित्र लोग आरोप लगाते हैं। बदला ये है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो राजनीतिक हो गई हैं। उन्हें सिर्फ विपक्षी दलों के घरों और दफ्तरों के नाम पते ही मालूम है। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, एक्चुअली ये विपक्ष का ही आरोप है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे साथ कोई विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। बट देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं कि सरकार के को मैं बचाऊंगा यहाँ और मैं ये कहूंगा कि देखिए ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। एक चीज आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो एकदम ठीक काम कर रही हैं, बिल्कुल। और अगर किसी के साथ भी कुछ नाइंसाफी होती है, कोई ईडी की है, आईटी की है, सीबीआई की है, तो अदालतें देखिए आज भी बैठी हुई हैं और अदालत न्याय करती हैं। कल का उदाहरण देख लीजिए आप, राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी का केस था, अदालत ने उस चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के जेल में डाल देंगे। पर मैं आपको फिर मेरा अनुभव बता सकता हूं कि जब पुरानी सरकार थी तो उन्होंने मुझे कितना विक्टिमाइज किया था, क्योंकि मैंने एक स्टोरी हटाने से मना कर दिया था और उसके बाद मुझे बहुत विक्टिमाइज किया। मैंने असली रूप सरकार क्या क्या कर सकती है मैंने उसी समय देखा, और मुझे असली जो अकल आई वो उस समय आई कि देखिए मैं जो कितनी चीज़ें थी जो हमें भी नहीं पता थी। तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी संस्था है, जैसे आप कह रहे हैं कि जो ये सरकारी संस्थाएं हैं ये हो रही हैं, एक सरकारी संस्था को रोकने के लिए दूसरी सरकारी संस्था तैयार खड़ी हुई है। हमारी अदालतें हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात रही होगी। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि एक बहुत बड़ा दौर ऐसा था जब नेताओं ने बहुत पैसा कमाया है। मैं तो आज भी मेरा मन बड़ा इस पे, मैं हैरान होता हूं कि हमारे देश के सभी नेता इतने अमीर कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप जाकर देखिए, जो लोग गरीबी के नाम पे आए राजनीति करके, समाजवाद के नाम पर आए कि हम गरीबी हटाएंगे, हम पिछड़ों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाएंगे, सारे लोग आज आप देखिए उनके पास कितना पैसा है, किन गाड़ियों में चलते हैं, बंगले उनके पास कहाँ से आ गए। पिछड़ों के जो नेता हैं, जो कहते थे मैं पिछड़े वर्ग का नेता हूं, आज आप उनके बंगले तो देखिए, उनका लाइफस्टाइल देखिए, उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखिए, वो छुट्टियां मनाने के लिए कैसे जाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं वो लोग, ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और मैं सोचता था कि उस दौरान उन सरकारों में कोई इनके खिलाफ कोई कोई जांच क्यों नहीं बैठा था। पर अब धीरे धीरे सबके खिलाफ नहीं, लेकिन कुछ के खिलाफ तो हो ही रही है जांच। और मुझे लगता है कि वो समझ में आता है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पर मैं तो कहता हूं आप लोगों को लिए भी, हमारे देश के जो लोग जब जागरूक होंगे, ये जो वीआईपी कल्चर है हमारे देश की, आपने मेसी के दौरान देखा होगा, ये भी मैंने 2 दिन पहले अपने शो में, ये मेरी जो लीड स्टोरी थी वो ये थी कि हमारे देश से वीआईपी कल्चर कब जाएगी। हमारे देश में आम जनता को एक सेलिब्रिटी को देखने का भी अधिकार नहीं है, दूर से देखने का भी अधिकार नहीं है। अगर एक मेसी जैसा बड़ा खिलाड़ी आता है तो उसके साथ आपको सेल्फी खिंचवाने का अधिकार नहीं है। वो भी वीआईपी, मंत्री और बड़े बड़े लोग, सिर्फ वही मिलेंगे। आम जनता चाहे कितनी भी बड़ी फैन हो, वो नहीं मिल पाएगी। तो ये, इसको आप कैसे तोड़ेंगे। और देखो कितनी अच्छी बात है, शायद पहली बार है कि जब पश्चिम बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इतनी सी बात पे इस्तीफा देना पड़ा। मुझे पता है वो वापस आ जाएगा और बाद में जब जांच होगी तो यही आएगा कि उनकी कोई गलती नहीं है, पर चलो एक बार इस्तीफा तो हुआ। सो ये एक चीज है, ये तो हमारे हमारे देश के लोग जो हैं, यही एक दिन ये तय करेंगे कि हमारे देश की राजनीति किस तरफ जाएगी। पर ये सब चीजें मुझे बहुत परेशान करती हैं। ये स्लीपर बसें जो हैं, जैसी टक्कर होती है उसमें आग लग जाती है। आपने देखा होगा कैसे लग रही है। इसका मतलब इनकी जो बॉडी बनाई जा रही है, इनको जो क्लियरेंसेस दी जा रही हैं, सब में भ्रष्टाचार है और लोग पैसा बना रहे हैं। तो ये, मुझे तो लगता है ये बड़े इशू हैं, ये बड़े मुद्दे हैं, और मैं इसी की पत्रकारिता करता हूं। और आपको ये सब चीजें मैंने वो बताई जो मैंने इस हफ्ते अपने ही शो में, यही सरकारी चैनल पे ये सब बातें मैंने की हैं। वो ये दुर्घटना तो यूपी में हुई है, तो उस हिसाब से आप कहेंगे कि तो यूपी में तो भाई बीजेपी की सरकार है।
पर हमने उस पे खूब सवाल उठाए कि 5 बसें जल कैसे गई? 13 लोग जल के मर गए, सोचिए आप। और इस देश में कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है, सब आराम से बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे खराब लगती है। मैं ये पत्रकारिता करना चाहता हूँ। तो आप टीवी डिबेट करते नहीं हैं, लेकिन एक सवाल से आप असहमत नहीं होंगे कि 4 लोगों को बैठाते हैं, एक एजेंडा सेट करते हैं और फिर महाभारत शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से पूरे मीडिया को लेकर जो चेहरा बनता है, वो काफ़ी खतरनाक है? देखिए, डिबेट का मैं तो कभी से भी समर्थक नहीं रहा, तो अगर आपने मुझे भी देखा होगा, मैंने अपने जीवन में कभी डिबेट का शो नहीं किया। और जब मैं उस दौर में मीडिया में था जब ये डिबेट शोज़ का आविष्कार हो रहा था कि भाई डिबेट करना चाहिए। और एक टाइम था जब अच्छे डिबेट होते थे, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 1997, 98, 99 तक अच्छे डिबेट होते थे। उस दौरान मैंने ज़रूर कुछ डिबेट्स किए हैं, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उस टाइम स्टूडियो में डिबेट्स करने के लिए कौन-कौन आते थे, 3-4 नाम बताता हूँ आपको। एक बार मेरे साथ डिबेट करने के लिए प्रणब मुखर्जी आए थे। एक बार नरेंद्र मोदी आए थे, सुषमा स्वराज आती थी, गुलाम नबी आज़ाद आते थे। इस प्रकार के जो लोग हैं, वो आते थे डिबेट शोज़ में शामिल होने के लिए, और वो जो डिबेट था वो एक अलग लेवल का होता था, और वो एक दूसरे से झगड़ा भी नहीं करते थे, अपनी बात कहते थे शांति से। उसके बाद फिर ये झगड़े वाले डिबेट शुरू हुए, फिर इनकी टीआरपी बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि दर्शकों को इसमें मनोरंजन आने लगा। तो आज मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक लो कॉस्ट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आपका पैसा कोई खर्च नहीं होता। डिबेट में जो शामिल होने वाले लोग हैं वो आपसे कोई पैसा नहीं लेते, और आप 1 घंटे का बिल्कुल सस्ते दामों पर एक प्रोग्राम बना लेते हैं। और शायद एक वर्ग है जो उसको देखता भी है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे के साथ गाली गलौच होते हुए, आप ये समझ लीजिए ये न्यूज़ चैनल्स का बिग बॉस है। तो अब आप देखिए कि हमारे देश में बिग बॉस क्यों चलता है। बिग बॉस, मुझे तो बिग बॉस में मैंने आज तक नहीं देखा कभी, क्योंकि मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। पर हमारे देश में बिग बॉस सुपर हिट है। अब यही बिग बॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये न्यूज़ चैनल्स लेकर आ गए हैं, और मैं इसको यही कहूँगा कि ये राजनीति का बिग बॉस है। कोई कंट्रीब्यूशन इसका नहीं है हमारे समाज में या किसी भी प्रकार से। पर ठीक है, एक चीज़ चली आ रही है, जिस दिन इन शोज़ की टीआरपी गिरनी शुरू होगी, उस दिन ये शो बंद होंगे, उससे पहले कभी बंद नहीं होंगे। आपको देखना बंद करना पड़ेगा, तब ये बंद होंगे। तो क्या बदलाव, आप कहते भी हैं कि ब्रॉडकास्टर को बदलना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बदलना होगा, क्या बड़े बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, आज जो दर्शक का रिदम है, वो बदल चुका है। जब टीवी आया था तब हमारे जो रिदम्स थे, आप लोगों की जो जीवन शैली थी, वो बिल्कुल अलग थी। आज हम लोग एक ही दिन में मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे आज एक आम तौर पर किसी भी एक शहर में एक एक व्यक्ति के जीवन में, जब आप सबसे पहले सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले अपने मोबाइल का व्हाट्सएप चेक करते हैं। उठते ही हर व्यक्ति सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करता है। तो वो उसका एक कंटेंट कंज़्यूम करने का तरीका है। उसके बाद में भी आप अखबार पढ़ते हैं या फिर टीवी पे फास्ट न्यूज़ देखते हैं जब आप दफ्तर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप एफएम रेडियो सुनते हैं, और अगर आप ट्रेन में या मेट्रो में जा रहे हैं तो आप अपने यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्मेट का कुछ देखते हैं जिससे आपका टाइम पास हो जाए। फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं, और ऑफिस में भी आप अपने डेस्कटॉप पर और अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ कुछ दिन भर कंज्यूम करते हैं। फिर शाम को वापस जब आप आते हैं, गाड़ी में एफएम सुनते हैं या फिर ट्रेन में या मेट्रो में या बस में आप अपना यूट्यूब देखते हैं। शाम को आने के बाद फिर थोड़ी देर टीवी देखते हैं, कोई सीरियल देख लिया या कुछ ऐसा कुछ देख लिया, और फिर उसके बाद रात में सोने से पहले फिर से आप अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, और फिर आप सो जाते हैं। ये हमारा एक कंटेंट कंज्यूम करने का हमारा एक पैटर्न है। अब ऐसा नहीं है कि आपने टीवी पर कुछ डाल दिया तो वो सब जगह पहुंच जाएगा, या आपने अगर डिजिटल पर डाल दिया तो वो सब जगह पहुंच जाएगा। तो पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि अब वो आधे घंटे और 1 घंटे के शो का ज़माना ख़त्म हो चुका है। टीवी पर आज भी आधा घंटा और 1 घंटे का शो आता है, इसको ख़त्म करना चाहिए। अब लोग छोटी-छोटी क्लिप्स देखना चाहते हैं, 2 या 3 मिनट के अंदर वो सब सारी चीज़ें जान लेना चाहते हैं। तो फॉर्मेटिंग इज़ अ बिग इशू। अगर हम अपना फॉर्मेट अब
बदल लें और आज के हिसाब से अपनी फॉर्मेटिंग करेंगे न्यूज़ की, तो शायद ज़्यादा लोग न्यूज़ को कंज्यूम कर पाएंगे। टीवी का जो न्यूज़ रूम है वो आज भी उसी ज़माने में 1990 और अर्ली 2000s के ज़माने में चला आ रहा है। वही हमारा वर्क फ्लो है, वही हमारी प्रोग्रामिंग है। दिन में आपने सास बहू का सीरियल का कुछ चला लिया, शाम को आपने डिबेट कर लिया, 9 बजे आपका एक शो, बड़ा शो आ गया, सुबह आपने ब्रेकफास्ट शो चला दिया या ज्योतिष का शो चला दिया। तो अब आई थिंक इसको बदलने का टाइम आ गया है। फेक न्यूज़ पे बात करते हैं, हम सभी उससे लड़ भी रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि सच्ची खबर भी देनी है और झूठी खबर से भी लड़ना है? मेरे साथ तो बहुत हुआ है ऐसा, और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये कब आपको आके काट लेगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और ये सब हमारे साथ होता है। न्यूज़ रूम में एक दिन के अंदर हज़ारों इनपुट्स आते हैं, हज़ारों खबरें आती हैं अलग अलग सोर्सेज से, और आपको उनमें से किसी एक को चुनना है। कई वीडियोस ऐसे लगते हैं कि जो बिल्कुल सही लगते हैं, जैसे मान लीजिए ताइवान में भूकंप आ गया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है कि जो ताइवान के भूकंप का ही है, जिसमें एक होटल गिर रहा है या कुछ भी हो रहा है, और वो ये बताया जा रहा है कि ये आज का है, लेकिन जब आप उसको यूज़ कर लेते हो तो पता चलता है कि ये पुराना वीडियो है। तो ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है, जब उस वीडियो को पहचानने में न्यूज़ रूम जो है एक बहुत लंबी चेन है। उसके अंदर राइटर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, ग्राफिक्स के लोग भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने आपको अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा, और फिर आप अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मेरे पास आके दिखाएंगे और मैं उसके आधार पर आपको अपना फैसला सुनाऊंगा। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट जहां से आपने कराया है उसने उसमें कुछ मिलावट कर दी, या वो लैब सही नहीं है, या उस लैब में कोई एक यंग नया लड़का आया है जिसने गलती कर दी, तो डॉक्टर भी उसी के हिसाब से बात करेगा। तो बहुत बार एक एंकर के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं यहां बैठा हूं, मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूं, और पीछे जो प्रोसेस करने वाली टीम है उसमें से किसी ने कोई गलती कर दी, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा जैसे धर्मेंद्र के मृत्यु की खबर बहुत पहले चल गई थी और लोगों को बहुत खराब लगा, पर मैं ये कहता हूं ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया होगा। सिर्फ फर्क ये है कि खबर को ब्रेक करने की एक होड़ लगी हुई है, तो लोग सबसे पहले बताना चाहते हैं, और पीछे से अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ गई और आप इतनी जल्दी उसको वेरीफाई नहीं कर पाए, तो बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, और ये हाल फिलहाल के दिनों में ज़्यादा हो रही हैं। पिछले 3-4 साल से, 5 साल से अगर आप देखें, इससे पहले नहीं होती थी, या मैं कहूँगा कि होती भी थी तो पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो किसी को पता नहीं चलता था कि ये गलती हो गई। अखबार माफ़ी मांग लिया करते थे अगले दिन कि हमसे कल ये त्रुटि हुई, हमने गलत खबर चलाई, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो फेक न्यूज़ इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, और बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज, मैंने एक खबर अभी हाल ही में रॉयटर्स से ली, जो एससीओ समिट के दौरान या उसके आसपास चाइना से आई थी, और रशिया के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति आपस में कुछ बात कर रहे हैं, और रॉयटर्स ने उस खबर को दिया, या शायद एक दो और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने, सब चैनल्स ने उसको चला दिया। बाद में उसी एजेंसी ने उसको विड्रॉ कर लिया कि ये खबर हमसे गलत आ गई। 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में गए हुए थे रशिया के राष्ट्रपति को मिलने के लिए, और रशिया टुडे ने एक खबर चलाई कि 40 मिनट तक उन्हें इंतजार करना पड़ा बाहर। आपने भी शायद देखा होगा, और क्योंकि रशिया टुडे जैसा चैनल है उसने उसको ब्रेक किया, उसको डाला, तो बाकी चैनल्स ने भी चला लिया। अगले दिन रशिया टुडे ने उसे वापस ले लिया और कहा कि ये हमसे भूल हो गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये तो मैं आपको बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स और उनकी सबकी बात बता रहा हूँ। खबरें इतनी तेजी से आती हैं, इतनी डायनेमिक हैं, और उन तस्वीरों को वेरीफाई करना कई बार इतना जल्दी जल्दी में मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह की त्रुटि हो जाती है। एक तो ये है, लेकिन कुछ फेक न्यूज़ प्लांटेड भी होती है, तो इसमें भी 2 श्रेणियां हैं। एक जी। ये कि आपकी मंशा नहीं है, गलती आपसे गलती हो गई। जी। दूसरी बात ये भी होती है कि कुछ प्लांटेड खबरें भी होती हैं जिनको जानबूझ के प्लांट किया जाता है। एक आखिरी सवाल है,
अभी मैं नसीरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू 30 साल पुराना इंटरव्यू सुन रहा था। उनकी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हर व्यक्ति के जीवन में एक वक़्त ऐसा भी आता है, जब आपको ये तय करना होता है कि आपको पन्ने पलटने हैं या किताब बंद करनी है। तो 35 साल आपके जर्नलिज़्म को हो चुके हैं, तो आप पन्ने पलटने की स्थिति में हैं या किताब बंद करने की स्थिति में हैं? तो मेरे जीवन में एक नया अध्याय है और अगर नहीं होता तो मैं दूरदर्शन नहीं आता, मैं किसी प्राइवेट चैनल में ही काम करता रहता। ये तो मेरा बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफ़हमी है कि मैं यहाँ पैसे के लिए आया हूँ या यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जहाँ मैं काम कर रहा था, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था, काफ़ी अच्छा, मतलब जितना मैं खर्च ना कर सकूँ ऐसा पैसा। तो पैसे की कोई बात नहीं थी, लेकिन बात ये होती है कि अब आपको आप जिस आपके पास जो ताकत है, मेरी ताकत क्या है? मेरी ताकत है आप लोग। अब ये जो ताकत है इसका इस्तेमाल कैसे करें? क्या इसका इस्तेमाल करके मैं सिर्फ टीआरपी बढ़ाकर किसी प्राइवेट कंपनी का फायदा करता रहूं? किसी प्राइवेट कंपनी को मदद दूं कि वो और ज्यादा पैसा कमाए और फिर उस पैसे में से मुझे भी कुछ दे दे? या तो मैं ये करूं, या फिर ये है कि यहां आने के बाद आगे चलकर जब मेरी अगली पीढ़ी मुझसे ये पूछेगी कि आप जब इस पोजीशन पर आए, जो कि बहुत कम लोग पहुंचते हैं, तो आपने इस देश के लिए, इस सोसाइटी के लिए क्या किया? तो आपके पास कोई जवाब है कि आपने क्या किया? तो ये चीज़ मुझे बहुत बार-बार मुझे परेशान करती थी कि मैं इसी देश से, इसी समाज से सब कुछ लिया है, अब मैं इसको वापस कैसे कर सकता हूँ? तो अभी मेरा वो जो फ़ेज़ है वो ये है कि मैं मेरी शर्तों पर, मेरे हिसाब से उस चीज़ को वापस करना चाहता हूँ। मेरा जो कर्तव्य है उसे अभी मैं निभाना चाहता हूँ। जब कोविड का दौर था 2021 में, जब सेकंड वेव चल रहा था, तो मुझे कोविड हुआ था और मैं 15 दिन तक अस्पताल में था। उस समय बहुत तबीयत खराब रही और वो अकेला मेरे लाइफ में ऐसा था जब आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है। तो जब आपके जीवन का आखिरी दिन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं कि आपने क्या किया। क्या आप खुश हैं? आपने अपने जीवन को अच्छे से जिया है, सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, और क्या आज शाम आप मरने के लिए तैयार हैं? तो मुझे बार बार ये जवाब मिलता था कि मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूं। अभी मैंने अपना पीछे का जीवन ठीक से नहीं जिया है। अब एक बार और मुझे चांस अगर मिल गया तो मैं कुछ और करना चाहूंगा। तो ये चांस मुझे, भगवान की ऐसी कृपा रही कि मैं बच गया और मुझे नया चांस मिला। उस दिन से मैंने ये सोचा। तो अगर आप देखें तो मेरा जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है, कोविड से पहले और कोविड के बाद। तो कोविड से पहले मैं एक बहुत सफलतापूर्वक एक कंपनी में जी में सीईओ था, एडिटर इन चीफ था, डीएनए जैसा बड़ा शो कर रहा था। मेरे पास सब कुछ था, रुपया, पैसा, शोहरत, सब कुछ है, पर शायद खुशी, संतुष्टि नहीं थी। तो जब मैं वापस आया तो मैंने अपने आप को 1 साल का समय दिया कि मैं अब अपनी नौकरी बदलना चाहता हूँ, मैं अब ये काम नहीं करना चाहता। और जून 2021 में मैंने वापस अपना ऑफिस ज्वाइन किया था और जून 2022 में मैंने इस्तीफा दिया था जी से। और उसके बाद से मैंने ये सोचा था कि अब मैं किसी कंपनी में, किसी चैनल में नौकरी नहीं करूँगा। और फिर मैंने मेरी अपनी कंपनी बनाई और पहली चीज़ जो मैंने सोची वो ये कि मैं अब आज़ादी के साथ जीना चाहता हूँ। आज़ादी में एक बार पहले भी शायद मैंने कहीं कहा है कि आपको अपना जीवन जीने की आज़ादी है या नहीं। हम हमेशा गुलाम की तरह ही रहते हैं। जैसे आपके जीवन का पूरा शेड्यूल आपके दिन का कौन तय करता है? क्या आप तय करते हैं? आप कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, क्या नौकरी में करेंगे, ये कोई और तय कर रहा है। तो मैं धीरे धीरे धीरे, आज भी मैं ये नहीं कह सकता कि हर चीज़ मैं ही तय कर रहा हूँ, ये तो संभव नहीं है। कोई भी शायद हर चीज़ अपने जीवन में खुद तय नहीं कर रहा है। बट मैं चाहता था कि 50, 60, 70%, 80% मेरे जीवन की चाबी मेरे पास आ जाए और मैं फिर अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ मैं धीरे धीरे अब उस किताब को बंद करने की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन से वो डर खत्म हो गया है कि नौकरी चली गई तो क्या होगा, अब ये चैनल बंद हो गया तो क्या होगा, मुझे निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा। अभी वो डर, मुझे लगता है वो मेरा समाप्त हो गया। अब बस इतना चाहता हूँ कि जितना भी टाइम मैं हूँ
मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ सकारात्मक करूं। ये जो सारी चीज़ें जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके साथ मैं थोड़ी लड़ाई लड़ूं और अपने हिसाब से अगर मैं कुछ समाज में बदलाव ला सकता हूं। एक और चीज़ आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं। मैंने एक प्रयोग किया अभी हाल ही में अपने शो में डिकोड में। दर्शकों से कहा कि आप हमें चिट्ठी लिखिए और उनसे कहा कि आप हो सके तो हाथ से चिट्ठी लिखिए। तो आप सोचिए कि हजारों की संख्या में लोगों ने हाथ से चिट्ठी लिखना शुरू किया है और कितने सारे लोग हर रोज मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मेल भी लिखते हैं, दुनिया भर से लिखते हैं, लेकिन चिट्ठियां लिखते हैं हाथ से। आप सोच सकते हैं कि कोई आपको हाथ से चिट्ठी लिखे तो उसके अंदर कितना प्यार होता है। सोचिए एक आदमी बैठा होगा, उसने कागज पेन निकाला होगा, सोचा होगा, चिट्ठी लिखी होगी, कितनी भावनाएं, कितना प्यार उसके अंदर होता है। उस चिट्ठी की कोई कीमत नहीं है, करोड़ों में भी आप नहीं खरीद सकते उस चिट्ठी को। तो मेरे पास ऐसी हजारों चिट्ठियां हैं जिनकी कीमत अगर आप देखो तो कई सौ करोड़ होगी। तो ये है, अब ये वाला धन हमें अर्जित करना है। मेरा जो धन था वो पहले आपने बता दिया, तो सारे देश को पता है कि वो धन मेरा कितना है, लेकिन अभी मैं इस धन के पीछे हूं। वैसे पानी की बोतल की कीमत तभी तक है जब जब तक उसमें पानी है। हमारे होने के भी मायने लगभग ऐसे ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।